और कुमार गौरव, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। जरा बीजेपी की जो प्लानिंग है वो आपसे समझने की हम कोशिश करते हैं दर्शकों के लिए। देखिए, हाल ही में तमाम राज्यों के प्रभारी बदल दिए गए हैं, उनके साथ सह प्रभारी भी लगाए गए हैं, नए चेहरे हैं, शिफ्ट कर दिया गया है इधर से उधर तमाम चेहरों को। दूसरा, रिपोर्ट कार्ड भी मांगे जा रहे हैं, कुछ टिकटों के कटने की भी तैयारी चल रही है, कुछ ऐसी भी बात सामने निकल कर आ रही है। तो ये आनन फानन में क्या बीजेपी ये जो पूरी प्लानिंग कर रही है, रणनीति बना रही है, इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? देखिए विपनेश, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चुनावी तैयारियां तेजी से चल रही है बीजेपी में। हालांकि एक बात आप समझ लीजिए कि बीजेपी 24/7 365 डेज चुनावों की तैयारी में होती है। एक एक चाल, राज्यों में राज्यसभा किसको देना है, विधान परिषद किसको देना है, इन सभी चीज़ों को भी चुनावी लाभ के हिसाब से ही तोलकर फिर उसका फैसला करती है। जैसा कि आपने भी बताया भी कि 144 सीटें जिस पर 2019 में बीजेपी हारी थी, उसको लेकर भी रणनीति बनी है। और कल 15 राज्यों के इंचार्ज और को इंचार्ज चाहे तो कुछ उसमें से रिपीट किए गए हैं, ज़्यादातर जगहों पे नए लोगों को मौका दिया गया है। कुछ लोगों के राज्य बदले गए हैं, जैसे कोई हरियाणा का प्रभारी है उसको बिहार का प्रभारी बनाया गया है। बिहार में प्रभारी का पद कुछ समय से खाली था, भूपेंद्र यादव के मंत्री बनने के बाद से, तो विनोद तावड़े को वहाँ लगाया गया है। उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का दिग्गज नेता माना जाता है और एक अच्छे खासे रणनीतिकार वो चुनावी लिहाज से माने जाते हैं। और बिहार काफ़ी अहम है, क्योंकि आपने देखा कि नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक चुनौती बिहार में पेश करेंगे, ऐसा बीजेपी को लगता है। तो ये जो तमाम जो 15 राज्यों के इंचार्ज और को इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं, सीधे तौर पर इसका सीधा मसला आने वाले 2022 के आखिरी में, 23 में और फिर 24 में जो लोकसभा चुनाव है उसकी रणनीति को लेकर है। बीजेपी का टारगेट 350 प्लस सीटों का है। 2014 में जितनी सीट बीजेपी हारी थी उसका 30% सीट, हारी हुई सीटों में से 30% सीट 2019 में जीती थी, और उससे भी ज़्यादा 50% का टारगेट हारी हुई सीटों में से, यानी 144 जो 2019 में हारी उसमें से 72 सीटों को जीतने का टारगेट इन्होंने 2024 के लिए रखा है। यानी 350 प्लस का आंकड़ा बीजेपी ने सेट किया है और उस लिहाज से ये तमाम तैयारियां हैं। इससे पहले भी बैठक हुई थी, अगले हफ्ते मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की भी बैठक होगी चुनावी तैयारी को लेकर। और इसके बैकग्राउंड में जो अभी आप ओवैसी की बात कर रहे थे कि ओवैसी कह रहे हैं 1 to 1 लड़ना मुश्किल है, उन ओवैसी जैसे तमाम विपक्ष के नेताओं की जो तैयारी है उस परिप्रेक्ष्य में भी बीजेपी की इस तैयारी को आप देख सकते हैं। ओवैसी के उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, बिहार का सीमांचल इलाका लीजिए, 5 विधायक ओवैसी के वहां जीते थे तब जब आरजेडी और जेडीयू साथ नहीं था, जेडीयू और बीजेपी साथ थे, और अब आरजेडी और जेडीयू वहाँ साथ हैं, लेफ्ट साथ हैं, कांग्रेस साथ है, ओवैसी के लिए वहाँ कोई स्पेस नहीं है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ओवैसी की दाल नहीं गली थी, विपक्ष के कुछ लोग साथ आए थे। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी मजबूत थी, ओवैसी की वहाँ दाल नहीं गली थी। तो ओवैसी का जो ये बयान है उस परिप्रेक्ष्य में भी बीजेपी की तैयारियों को देखें। बीजेपी को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, नीतीश कुमार की राजनीतिक दलों को जोड़ने की कोशिश, और तमाम जो मुख्यमंत्री अभी जितने विपक्ष के हैं उनका जो बयान आ रहा है उसमें वो अब अपनी दावेदारी प्रधानमंत्री के तौर पे पेश करना छोड़ चुके हैं। यानी ये लग रहा है कि विपक्ष के लोग अपने तरफ से त्याग करने की कोशिश में हैं। कोई भी व्यक्ति अपने को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बता रहा। ऐसे में विपक्षी गठबंधन कहीं बन जाएगी तो बीजेपी को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वोटों के आंकड़ों के हिसाब से देखें, ओवैसी को अब तक बीजेपी का एजेंट विपक्षी दल कहते थे, क्योंकि वो वोट में से नमारी करते थे। मुस्लिम समाज का वोट जो मोटे तौर पर अब तक विपक्ष का हुआ करता था, बीजेपी भी उसमें कुछ वोट लेने लगी है। तो ओवैसी का बयान अपने लिए विपक्षी यूनिटी जो बन रही है उसमें जगह तलाशने के लिए है, क्योंकि उनका इलाका सिर्फ हैदराबाद और महाराष्ट्र से सटा जो हैदराबाद के निजाम का इलाका था वहां उनका प्रभाव है, बाकी कहीं नहीं है। बिहार में था लेकिन अब वहां का समीकरण बदल गया, पार्टियों का विपक्षी दल एक हो गए तो वहां भी समीकरण बिगड़ा। तो ओवैसी की बेचैनी अपने लिए जगह तलाश करने की है। वहीं विपक्षी जो एकता बन रही है, तमाम लोग साथ आ रहे हैं और त्याग की भावना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बीजेपी के लिए चुनौती है। और इसी वजह से बीजेपी की रणनीति में तेजी से बदलाव हो रहा है। बीजेपी ने अब यह भी तय किया है कि जो वर्तमान 303 सांसद हैं उनके रिपोर्ट कार्ड को देखा जाएगा। 7 पॉइंट का एजेंडा तैयार किया गया है, क्षेत्र में क्या काम किया, कितना वो अवेलेबल रहते हैं, कैसी उनकी पहचान है, क्या काम किया है और लोग उनके काम से जुड़े हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं उस क्षेत्र में पहुंची है कि नहीं। तो वो पूरे 7 पॉइंट का एजेंडा है। उस चीज़ों पे अगर खड़े उतरेंगे तभी
दोबारा आपको सांसद का टिकट दिया जाएगा। और जैसा कि ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे के पीछे बीजेपी के सांसद छुपकर चुनाव जीत जाते हैं, ये फैक्ट है। क्योंकि बीजेपी भी कहती है कि वन मैन शो है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव जीतते हैं। ऐसी स्थिति में विपक्ष जब एकजुट होगा तो फिर ये चुनौती आएगी। इसलिए बीजेपी काफी सोच संभल कर अभी से आगे बढ़ रही है। ये जो 15 राज्यों के इंचार्ज और को इंचार्ज की लिस्ट दी गई है, क्योंकि लंबे समय से जो लोग इंचार्ज थे, कई बार होता है कि आप किसी इलाके के नेता का, किसी जाति के नेता का पक्ष लेने लगते हैं, बिहार जाकर भी, महाराष्ट्र जाकर भी, राजस्थान जाकर भी। तो चुनाव के ठीक 2 साल पहले इनको बदलकर एक नया तरोताजा चेहरा पेश किया गया है, ताकि वो पूरे राज्य की लीडरशिप को और जो टिकट का सिलेक्शन होता है उसको एक पारदर्शी नजरिए से देखे, किसी के लिए पक्षपात न करे। तो चुनाव चुनौतीपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए बीजेपी ने ये तमाम तैयारियां की है। और जहां तक ओवैसी के बयान का सवाल है, वो अपने लिए विपक्षी एकता के बीच में जगह ढूंढ रहे हैं, जो कि क्योंकि उन्हें कोई भाव देने को तैयार नहीं है। उन्हें बीजेपी का एजेंट भी कहा जाता है। वहीं विपक्षी एकता इन मेकिंग जो है, इसके पीछे कुमार गौरव आप सही कह रहे हैं, ये वजह हो सकती है। आएंगे आपके पास दोबारा। बीजेपी की प्लानिंग क्या है जो एक के बाद एक डिसीजन लिए जा रहे हैं, कुमार गौरव ने डिटेल में समझाया है दर्शकों को। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैडम, आपका भी स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।